जब भी हम मार्केट में कोई नया वाहन खरीदने जाते हैं तो उस वाहन के लिए हम ये सोचते हैं कि भाई इस वाहन की शक्ति क्या है, ये कितनी ताकत, कितने फोर्स क्या है, कैसे चलता है। तो एक्चुअली जो कॉमन मैन होता है वो तो बस ये समझता है कि अच्छा इतना किलोवाट का इसका इंजन है या इतना हॉर्स पावर का इंजन है, उसके हिसाब से वो उसका निर्धारण करता है। पर ये किलोवाट क्या है या हॉर्स पावर क्या है, इसको हमें परिभाषित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम पावर को ही परिभाषित करना चाहेंगे। पावर का मतलब है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर का मतलब क्या है कि जो भी आपने कार्य किया है, वर्क डन ऑन रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, तो कार्य करने की दर का मतलब इसको डिवाइड बाय टाइम कर दीजिए, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य की इकाई अपने जो है वो क्या हो जाती है, वर्क डन में क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर, और प्रति समय की इकाई है सेकेंड्स, और न्यूटन मीटर सेकंड, न्यूटन मीटर को तो अपन कहते हैं जूल, तो ये आ जाएगा जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को हम परिभाषित करेंगे वॉट से। वॉट नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, उन्हीं के सम्मान में इस इकाई का नाम दिया हुआ है वॉट। अब मेरा ये कहना है कि वाट की जो इकाई है वो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए छोटी पड़ती है, इसलिए अपन वॉट के अंदर इसको बदल देंगे अपन किलोवाट में। तो वॉट्स को डिवाइड कर दो किससे, 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा, किलोवाट पावर आ जाएगा। और अगर 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो मेगावाट पावर आ जाएगा। देखिए ये अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज किलोवाट, व्हाट इज मेगावाट। कई बार इंटरव्यू के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेगावाट क्या है और किलोवाट क्या है। किलोवाट का मतलब है 10⁻³ वाट और मेगावाट का मतलब है 10⁶ वाट। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि किलोवाट क्या है और मेगावाट क्या है। अब मेरा यह कहना है कि जब भी कोई इंजन चलता है तो उसके सिलेंडरों के अंदर कुछ पेट्रोल जलता है और उससे एक पावर उत्पन्न होती है। तो इंजन के सिलेंडरों में जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं इंडिकेटेड किलोवाट पावर। इंडिकेटेड किलोवाट लिखने का मतलब है कि इंजन का जो सिलेंडर होता है उसमें एक पिस्टन चलता है। ये सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन लगा है। स्पार्क प्लग की मदद से क्या है कि पेट्रोल और हवा का मिश्रण यहाँ जलता है और जिससे ज्यादा प्रेशर से क्या होगा कि ये पिस्टन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इंजन के सिलेंडर में क्या हो रहा है कि इस पिस्टन को मूव करने के लिए मान लीजिए इसकी स्ट्रोक की लंबाई है वो L है और मान लीजिए प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो P मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। इतने का प्रेशर कहाँ उत्पन्न हो रहा है, पेट्रोल के जलने से इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है मान लीजिए A, उसको मैं मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर रखूंगा इकाई। दबाव और क्षेत्रफल को जब अपन गुणा करेंगे तो इस पिस्टन के ऊपर लगने वाला कुल बल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि स्मॉल p और a को गुणा किया तो वह बल प्राप्त हो गया जो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ सरका रहा है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, तो इसको गुणा L कर दो तो किया गया कार्य आ जाएगा। ये कितने में, एक स्ट्रोक में किया गया कार्य है। अपने को क्या है कि जो पावर जो बताई जाती है वो आरपीएम के ऊपर बताई जाती है। अगर n आरपीएम पे इसका कितना है तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, प्रति मिनट किया गया कार्य ज्ञात करना है n रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो यहाँ पे n से गुणा करना पड़ेगा इसको। आप देख लें इकाई क्या बनती है, यहाँ पर ये न्यूटन है और ये अगर लेंथ को अगर आपने मीटर में रख दें न्यूटन मीटर, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर को अपन क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और फिर इसके अंदर समय का भाग दे देंगे, है ना। तो अपन ने 60 का भाग लेंगे तो क्या आ गया, 1 मिनट का किया गया।
1 सेकंड का कार्य आ गया, 1 मिनट में तो n से गुणा करने से हुआ। और अगर इसको किलोवाट में बदलना है तो जूल 1000 का भाग दे देंगे, तो इंडिकेटेड किलोवाट पावर जो मेरे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं PLAN। ऐसे लिखने से क्या है कि अपने को याद रखने में आसानी हो जाएगी, और ये किलोवाट पावर आ जाएगा। इंडिकेटेड किलोवाट मतलब यह है इंजन के सिलेंडरों में उत्पन्न वास्तविक अश्व शक्ति जो हो रही है वो अपन इस फार्मूले की मदद से ज्ञात कर पाएंगे। इसमें P जो है वो पास्कल के अंदर इकाई है प्रेशर। पेट्रोल के जलने से जो दबाव उत्पन्न होता है उसको अपन स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में लेंगे। L जो है स्ट्रोक की लंबाई है, वो उसे अपन मीटर में लेना है। क्षेत्रफल जो है वो अगेन मिलीमीटर स्क्वायर में लिया है। और n क्या है, स्ट्रोक की संख्या प्रति मिनट। स्मॉल n क्या है कि 1 मिनट में लगाए गए स्ट्रोक पर मिनट। स्ट्रोक पर मिनट जो है वो n है। तो 1 मिनट में के लिए कारण मालूम करना है तो 60 का भाग दे दिया, 1 सेकंड के लिए 60 का भाग दे दिया, और फिर ये किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर और पर सेकंड यानी वॉट में आ गया। और इसको किलोवाट में बदलना है तो अपने 1000 का और भाग दे दिया। तो इस प्रकार से इंडिकेटेड किलोवाट जो है वो PLAN डिवाइडेड बाई 60,000, इसको याद रखने में आसानी हो जाएगी, प्लान डिवाइडेड बाई 60,000। इंजन के सिलेंडर के अंदर उत्पन्न जो शक्ति हुई है उसको हमने इंडिकेटेड किलोवाट कह दिया। अब ये जो पावर है वो एक पावर ट्रांसमिशन चेन के जरिए पहिए तक पहुंचता है, और जब पहिया घूमता है तो हमें लाभप्रद कार्य होता है। तो लाभप्रद कार्य के अंदर जो शक्ति खर्च हो रही है उसको हम कहते हैं ब्रेक किलोवाट। इसको नाम दिया है इन्होंने ब्रेक किलोवाट पावर। मेरा कहने का मतलब है कि इंजन के सिलेंडर में जो शक्ति उत्पन्न हुई तो वो एक पावर ट्रांसमिशन चेन के जरिए पहिए तक पहुंचती है। उस दरमियान उन ट्रांसमिशन चेन के अंदर कुछ घर्षण में भी शक्ति नष्ट होती है। तो मेरा यह कहना है कि ब्रेक अश्व शक्ति के अंदर अगर अपन घर्षण में नष्ट अश्व शक्ति भी जोड़ दें नष्ट किलोवाट, घर्षण में नष्ट किलोवाट पावर, ब्रेक किलोवाट पावर मैंने बताया कि लाभप्रद कार्य के लिए जो शक्ति खर्च हो रही है वो ब्रेक किलोवाट है। उसमें अगर घर्षण में नष्ट किलोवाट पावर को जोड़ दें तो इन दोनों का जब अपन जोड़ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इंडिकेटेड किलोवाट सूचित अश्व शक्ति। मेरा कहना है कि सूचित अश्व शक्ति में से अगर आप घर्षण में नष्ट किलोवाट घटा दें तो लाभप्रद कार्यों के लिए जो पावर खर्च हो रहा है उसको अपन कह रहे हैं ब्रेक किलोवाट, वो प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अपने एफिशिएंसी मशीन की कब ज्ञात हो सकती है कि जो लाभप्रद कार्य में हमें शक्ति प्राप्त हो रही है पहिए के ऊपर, उसको BKW कह दो, और जो इंजन के सिलेंडरों में एक्चुअल में जो शक्ति उत्पन्न हो रही है वो तो ज्यादा है तो उसको IKW कह दो। ब्रेक किलोवाट सूचित अश्व शक्ति इंडिकेटेड किलोवाट, और इसको अगर गुणा 1000 से 100 से गुणा कर दें तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई। इंजन की एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, ब्रेक किलोवाट डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड किलोवाट गुणा 100। एक 75 किलोग्राम द्रव्यमान का मनुष्य 10 सेकंड में 3.5 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ता है। मनुष्य द्वारा खर्च की गई शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है
कि मनुष्य अपने आप को सीढ़ियों की मदद से ऊपर उठा रहा है। तो मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, और कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो फिर उस कार्य करने की दर ज्ञात कर लेंगे तो हमें मनुष्य के द्वारा खर्च की गई शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहली स्टेप हमारे लिए हो जाएगी मनुष्य द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर मनुष्य द्वारा किया गया जो बल है वो मनुष्य द्वारा लगाया गया बल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो विस्थापन होता है उसका गुणनफल हो जाएगा। मनुष्य अपने शरीर को ऊपर उठाने के लिए कितना बल लगाएगा? जो उसका स्वयं का भार है। तो मनुष्य का भार गुणा ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन हो रहा है, ये मनुष्य द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। यहां पर मनुष्य का भार कैसे ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान इंटू जी 9.8 इंटू एच 3.5, ये कार्य आ गया। कार्य की इकाई क्या लिखें? जूल। अब मनुष्य द्वारा की गई खर्च की गई शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अर्थात कितने समय में, 1 सेकंड में किया गया कार्य निकालना है अपने को। तो कार्य जो मनुष्य ने किया है और उसमें समय का भाग दे दीजिए, और यह समय की इकाई सेकंड में होना आवश्यक है। ये इकाई हो गई जूल प्रति सेकंड, जिसे कि हम क्या कहेंगे? वॉट। तो ये हो जाएगा 257.25 वॉट। आपको मैंने पहले भी बताया है कि शक्ति की जो इकाई है वॉट नाम के साइंटिस्ट के सम्मान में रखी है, जिसने कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था। एक कुंड जिसका काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन 40 मीटर की भुजा का वर्ग है और जिसकी गहराई 3.73 मीटर है, पानी से भरा है, उस इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए जो उसे 24 घंटे में खाली कर देगा। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ है। अगर अपन इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं तो इसमें 2 बातों पे गौर करना है।
सबसे पहले जो इंजन या जो पंप है जिसको कि पानी खाली करना है, अगर कुंड का पूरा पानी निकाल रहा है तो उस स्थिति में उसको बल कितना लगाना पड़ेगा? जितना भी कुंड में पानी उपस्थित है उसके भार के बराबर का बल उस इंजन को लगाना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर कार्य की अगर अपन गणना करें तो कुंड में शुरुआत में 0 गहराई से पानी निकलेगा और अंत में अंदर जब कुंड पूरा खाली हो रहा होगा तो 3.73 मीटर गहराई से पानी निकलेगा। मतलब शुरुआत में 0 गहराई है और अंत में 3.73 मीटर की गहराई है। गहराई जो है वो लगातार बदल रही है, अर्थात विस्थापन में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति जिसमें कार्य करने में विस्थापन में लगातार परिवर्तन हो, ऐसे में हमें औसत विस्थापन काम में लेना पड़ता है और इस परिस्थिति में औसत विस्थापन 0 प्लस 3.73/2 काम में लिया जाएगा। तो अब हम प्रश्न को हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले पानी का भार निकाल लें। कुंड में उपस्थित पानी का भार, तो कुंड का आयतन 40 मीटर की भुजा का वर्ग है और जिसकी गहराई 3.73 है। ये मीटर क्यूब के अंदर आ गया। अब इसको आयतन को घनत्व से गुणा करें तो ये आ जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये द्रव्यमान प्राप्त हुआ है। अब द्रव्यमान को अगर भार में बदलना है तो इसको 9.8 से गुणा करना पड़ेगा। m इंटू जी ये भार होता है। आप देखेंगे ये सारी इकाई कैंसिल हो जाएंगी और पानी का जो भार है वो किस में आ जाएगा? न्यूटन के अंदर अपने को प्राप्त हो जाएगा और पानी का जो भार लिखा जाएगा वो होगा दूसरी बात मैंने कहा कि पानी शुरुआत में 0 गहराई से निकल रहा है और अंत में 3.73 मीटर की गहराई से निकल रहा है। मतलब कार्य के दरमियान विस्थापन में लगातार परिवर्तन जब होता है तो हमें औसत विस्थापन काम में लेना पड़ेगा और इसका मान है 0 प्लस यानी कि 3.73 डिवाइडेड बाई 2, ये औसत विस्थापन आ गया। इंजन के द्वारा किया गया कार्य, इंजन जितना बल लगा रहा है और गुणा औसत विस्थापन, यानी कि पानी का भार और औसत विस्थापन को जब हम गुणा कर देंगे तो हमें इंजन द्वारा किया गया कार्य आ जाएगा और इसका मान है औसत विस्थापन 3.73 डिवाइडेड बाई 2। हम देखेंगे कि न्यूटन मीटर अर्थात कार्य की इकाई जूल में हो जाएगी और यहां पर जो कार्य है वो हो गया जूल। इंजन द्वारा किया गया कार्य हमने जूल में निकाल लिया है।
आप देख रहे हैं कि अंकों कितने अंक हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। जब इतना बड़ा में जा रहा है तो अपन इसको मेगा जूल में बदल सकते हैं। जूल को किलो जूल में बदलना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। कुल जूल को मेगा जूल में बदलना है तो हमें 10 की पावर 6 का भाग देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 109.077 मेगा जूल। जूल के अंदर 10 टू पावर 6 का हमने भाग दे दिया, इसको हमने मेगा जूल में बदल दिया। अब अगर हम किलोवाट शक्ति ज्ञात करना चाहते हैं इंजन की, तो कैसे ज्ञात करेंगे? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो सबसे लास्ट स्टेप लिख देता हूं मैं, इंजन की शक्ति। मैंने अभी बोला कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य बटा समय। कार्य को अगर अपन जूल में रखें और समय को सेकंड में रखें तो ये किस में आएगा? वॉट में आ जाएगा। कार्य का जूल में मान है 109.077 एंड देन 136, ये इतना तो जूल है। और समय का कितने समय में हो रहा है? 24 घंटे में। इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 24 घंटे को पहले मैं मिनट में बदलूं तो गुणा 60, फिर इसको सेकंड में परिवर्तित कर दूं तो ये सेकंड के अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए कि कार्य का मान तो मैंने जूल में रखा है, समय का मान मैंने सेकंड में रखा है, तो इकाई इसकी क्या हो जाएगी? जूल प्रति सेकंड, और इसको हम वॉट कहेंगे। मैंने अभी कहा कि ये जो मात्रक है यहाँ पे छोटा पड़ेगा, तो इस जूल प्रति सेकंड को यानी कि वॉट को किलोवाट में बदलना है, तो इसमें फर्दर 1000 का भाग और देना पड़ेगा यहाँ पे, और इससे हमें इंजन की जो शक्ति है वो किलोवाट पावर में ज्ञात हो जाएगी, और ये आ जाता है 1.262। तो इंजन की शक्ति हमने किलोवाट पावर में निकाल दी। एक इंजन का द्रव्यमान 50 टन है, जो कि एक रेल जिसका द्रव्यमान 250 टन है को 125 में एक की ढाल वाली पटरी पर ऊपर की ओर खींचती है। पटरी का प्रतिरोध 60 न्यूटन प्रति टन है। इंजन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। एक समान गति में, दूसरा लिखा है एक समान त्वरित गति में। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि पटरी के ऊपर अगर 125 मीटर चलते हैं तो वर्टिकली अपन 1 मीटर उठ रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर कर्ण का मान है वो 125 है और लंब का मान 1 है। इस हिसाब से इसमें साइन थीटा का जो मान है लंब बटा कर्ण यानी कि 1/125 होगा। अब कोई तिरछे तल के ऊपर जब वस्तु ऊपर की तरफ गति करती है, इंजन का लगाया गया बल ऊपर की दिशा में हो गया। पृथ्वी का आकर्षण बल भार कहलाता है, वो m × g होगा। ये भार तल के समानांतर इसका घटक ज्ञात करेंगे तो ये mg sin थीटा होता है। तल के अभिलंब इसका जो घटक होगा वो mg cos थीटा होगा। तल से अभिलंब प्रतिक्रिया r होगी। जब गाड़ी ऊपर बढ़ेगी तो प्रतिरोध बल नीचे की तरफ करेगा। तो एक गति से जब रेलगाड़ी ऊपर की तरफ कर रही है तो द्वारा लगाया गया आवश्यक बल P बराबर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस f। तो द्रव्यमान जो कुल है वो हो गया 50
इंजन का है और 250 टन जो है वो रेल का द्रव्यमान है। इस हिसाब से टोटल द्रव्यमान है 300 टन। ढाल के ऊपर गति करने के लिए इंजन के द्वारा लगाया गया आवश्यक बल बराबर तल के समानांतर भार का घटक प्लस प्रतिरोधी बल। यहां m जो है वो 300 टन है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 300 और 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम द्रव्यमान माना जाता है। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया, इंटू 9.8 जी का मान रखा और साइन थीटा का मान 1/125 प्लस प्रतिरोधी बल है 60 न्यूटन प्रति टन भार के, 7 न्यूटन प्रति टन भार के। तो कुल जो द्रव्यमान है वो है 300 टन। ये इकाई इससे कट जाएगी और ये जो बल का मान है वो न्यूटन में है, यहां पर ये बल का मान न्यूटन में है, अतः कुल मान जो है बल का वो न्यूटन में आएगा। हमें हमेशा गणना करते वक्त इकाइयों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई इसमें गलती ना हो। तो कुल बल जो आ रहा है वो है 41520। अब शक्ति क्या हो गया? कार्य करने की दर को हम शक्ति मतलब न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, और इंजन के लिए जो शक्ति लिखेंगे वो हो जाएगा इंजन द्वारा लगाया गया बल गुणा वेलोसिटी। वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में होना आवश्यक है। तो यहां पर वेलोसिटी का मान हमारे को दिया हुआ है 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर को पहले अपन मीटर में बदल लें और प्रति घंटा उसको सेकंड में बदल लें, तो 60 गुणा 60 का भाग लग जाएगा और ये आ जाएगा अपने 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास P का मान जो है वो आ गया है 41520 इंटू 10। ये जो शक्ति आ रही है वो वॉट में आ रही है। इंजीनियरिंग कार्य के अंदर अपन इसको किलोवाट में बदलना चाहते हैं तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो अपने को जो पावर है वो अब किस में आ गया? किलोवाट पावर हो गया। और इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 415.2 किलोवाट। दूसरा भाग जो कहता है वो कहता है एक समान त्वरित गति में, मतलब त्वरण के कारण जो बल लग रहा है वो इस बल के मान में अतिरिक्त रूप से जुड़ जाएगा। मतलब अब इसका त्वरण के अंदर बल कितना हो जाएगा? तो बल के अंदर जो 41520 है इसमें त्वरण के लिए जो आवश्यक बल है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए त्वरण के लिए आवश्यक बल P1 बराबर m इंटू एक्सेलरेशन कर लीजिए। m जो है वो है 300 इंटू 10⁻³ टन में है और इंटू त्वरण जो है वो है 0.2। इसको गुणा कर लें तो त्वरण के लिए आवश्यक बल हमारे को प्राप्त हो जाएगा और वो आ गया 60000 न्यूटन। ये त्वरण के लिए जो बल आया है उसको अगर अपन पहले वाले P में जोड़ लें तो त्वरण के साथ में ढाल के ऊपर चढ़ने के लिए आवश्यक बल हमें प्राप्त हो सकता है। तो P2 इक्वल्स टू 41520 प्लस 60123। ये त्वरण के लिए आवश्यक बल, पहले के लिए जो आवश्यक बल था mg sin थीटा प्लस f के अंदर एडिशनल और जुड़ जाएगा और इसका जो मान आ जाएगा वो है 101,520
न्यूटन। अगेन पावर निकालना है अपने को, तो पावर के लिए मैंने आपको बताया P इंटू वी, P, तो P की जगह पे अब यहाँ पे P2 हो जाएगा, P2 इंटू वी अपॉन 1000 कर देंगे तो किलोवाट में पावर हमें प्राप्त हो जाएगा। सो 101,520 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो त्वरण के साथ में अगर रेलगाड़ी ढाल के ऊपर चढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो शक्ति इंजन को लगा खर्च हो रही है वो है 1015.2 किलोवाट।